देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी को देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग उसको डिस्कस किए हैं, जो कि पर्यावरण और सतत विकास और एसडीजी के जो 17 गोल हैं उसको देखे हैं और सब गोल को भी देखे हैं। टोटल हम लोग कंप्लीट किए एनवायरनमेंट का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस किए हैं। और जो धारणीय विकास और सतत विकास के विषय में, जो कार्बन चक्र है, वायुमंडल के विषय में कौन सी गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है, जो धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल 17 लक्ष्यों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी के 17 लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके सूचकांक को देखें, जो कि हाल में ही कौन सा देश नंबर 1 पे है और भारत का क्या पोजीशन, इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और जैविक खाद्यों के विषय में देखें, बायो फर्टिलाइजर्स, इसके विषय में हम लोग देखे हैं। इसके अलावा देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट, इसको हम लोग देखे हैं। इसके अलावा एजेंडा 21 क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जैसे संगठन हो गया, नीरी क्या हो गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के विषय में देखें, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी के विषय में देखें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विषय में देखे हैं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम उसको भी देखें, जो कि 1972 में स्थापना हुआ था। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के विषय में हम लोग टोटल डिस्कस किए हैं। और पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो अधिनियम है, जो कि 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ भारत में, और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे, डिस्कस किए हैं, करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, ठीक है। और पारिस्थितिकी जो कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य जो रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है, कोरिलेशन होता है, उन्हीं के विषय में अध्ययन करना है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। और जीव और उनके बाहरी वातावरण के बीच में एक जो संबंध होता है, इसी को पारिस्थितिकी बोलते हैं। और पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले 1865 में रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग के नाम से किया था। इकोलॉजी शब्द जो अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था ओकियोलॉजिक, OIKOLOGI, ओकियोलॉजिक शब्द के प्रयोग किया था उन्होंने, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है हाउस या घर या लिविंग प्लेस, जबकि लोगस मिस होता है, ओकियोज मिस होता है लिविंग या रहने का स्थान, लोगस मिस होता है उसके विषय में अध्ययन करना। तो बोल सकते हैं कुल मिलाकर घर या आवास के बारे में अध्ययन करना ही ओकियोलॉजी शब्द दिया गया है। इसको अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। और जीवधारियों के जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और जो उनके बीच में रिलेशन है, इसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान बोला गया है, ठीक है। तो यही सब है। इसके अलावा 1935 में अगर देखा जाए तो MG टांसले आए, उन्होंने भी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया। इनके अनुसार जो पारिस्थितिकी तंत्र है, भौतिक तंत्रों का एक डिफरेंट टाइप का प्रकार है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक से होता है, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसमें हमेशा चेंजअप होता रहता है, ठीक है। तो बहुत लोग आए, बहुत लोग अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, अगर हम लोग पारिस्थितिकी विषय में देखे हैं, पारिस्थितिकी के अलावा अगर पारिस्थितिकी घटक कितने होते हैं, पारिस्थितिकी के जो घटक होते हैं 2 प्रकार के घटक होते हैं, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी घटक वही होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार बनाते, जैसे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। और जैसे कि मानव हो गया, जैसे उपभोक्ता, इसमें भी देखिए उपभोक्ता और अपघटक के रूप में डिवाइड किया गया है। उपभोक्ता वो होते हैं जो कि किसी अन्य पर भोजन के लिए निर्मित होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए, और इसी को बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है, या प्राथमिक उपभोक्ता, या ठीक है प्राथमिक। इसके अलावा या द्वितीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं, या द्वितीयक उत्पादक भी बोल सकते हैं। वहीं पे एक होता है वियोजक बोलते हैं। वियोजक क्या होता है, वियोजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर, मतलब बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं जो कि डेड बॉडी को सड़ाने या गलाने का काम करते हैं,
और इसी प्रक्रिया के द्वारा ये अपना आहार भी ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं डीकम्पोजर। तो कंज्यूमर और डीकम्पोजर आपको क्लियर हो गया होगा। इनका मेन रोल होता है, खासतौर से पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। ठीक है, तो आई होप इसका विषय में आपने क्लियर किया, समझ में आया होगा। और जैसे घास हो गया, वन, मरुस्थल, ये सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। वहीं पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो गए हैं झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब जो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, क्योंकि दो प्रकार के श्रेणियों में बांटा गया है प्रकृति में। तो एक जलीय, एक स्थलीय। जलीय और स्थलीय दोनों के विषय में आपने देखा है। इसके अलावा कहीं कहीं मानवीकृत भी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, जैसे कृषि, खेत खलिहान हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, ये सब जो कि मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर लगभग आपको पता है 71% से भी 71% भाग पर जल है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार लगभग 71% है, और यह तंत्र जो कि विश्व के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, और समुद्र को बोला जाता है विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर अगर जलमंडल का लगभग देखा जाए तो 97% भाग समुद्र जल होता है, जबकि 3% मात्र बोल सकते हैं, उसमें भी बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि पीने योग्य होता है। ठीक है, तो पीने योग्य पानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके विषय में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला आपको पता है, खाद्य श्रृंखला में अगर सबसे उत्पादक के रूप में देखा जाए तो उत्पादक घास होता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके बाद देखिए इसको कौन खाता है, घास को टिड्डा खाते हैं। टिड्डा जो कि होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक जो कि हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और फाइनली मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से एक श्रृंखला के रूप में, यूनिडायरेक्शनल के रूप में एक श्रृंखला को दर्शाया गया है। ठीक है, इसी को एक खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अगर मानव में देखा जाए तो मानव में अगर सबसे पहले घास एक तरह से स्वपोषी हो गया या उत्पादक हो गया। घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, बकरी शाकाहारी उपभोक्ता हो गया। और वहीं पर बकरी को बहुत सारे मनुष्य भी खाते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाहारी उपभोक्ता। ठीक है, तो उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे शैवाल, उपभोक्ता में होते हैं मनुष्य, जानवर आ गए। वहीं पर डीकम्पोजर, जिसमें कवक हो गए, जीवाणु होंगे, ये सब डीकम्पोजर में आते हैं। तो इन्हीं के श्रृंखलाओं के एक क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला के विषय में आपने देखा ही। तो उत्पादक क्या होते हैं, एक खास तौर से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं उत्पादक। क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, समुद्री खाद्य श्रृंखला में अगर देखा जाए तो फाइटोप्लैंक्टन एक मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। इससे क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चींटी क्या है, चींटी हो गया एक, चींटी डीकम्पोजर होता है। ठीक है, सड़े गले पदार्थों को, जैसे डेड बॉडी हो गया, तमाम तरह की चीज़ों को उसको डिकम्पोज करती है, अपघटक करती है। ठीक है, तो चींटी डीकम्पोजर होता है। और कहीं कहीं प्राथमिक उपभोक्ता के भी श्रेणी में आती है, दोनों ही श्रेणी में, क्योंकि यह पौधों को भी खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। तो चींटी एक ऐसा चीज़ है, चींटी डीकम्पोजर, जो कि डीकम्पोजर भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है, क्योंकि कभी कभी पेड़ पौधे के सेलुलोज को भी खाकर जिंदा रहती है और एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक है, वहीं पर बाघ जो कि मांसाहारी होता है तो उसको बोल सकते हैं, और लोमड़ी सर्वाहारी होता है, तो इसलिए दोनों को प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बाघ और लोमड़ी सर्वाहारी हो गए हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे के विषय में आपने देख लिया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकता है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है, कौन डीकम्पोजर है। ठीक है, उत्पादक कौन है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी तरह ऊर्जा का प्रभाव में भी डिवाइड किया गया है। लिंडेमैन का जो 10% नियम है, इसने भी शाकाहारी जंतु उत्पादक की जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का 10% भाग ही अपने पास संचित रहती है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो उसके पास 10%, फिर इसी तरह एक क्रम चलती रहती है। इसी को बोला गया लिंडेमैन का 10% नियम। ठीक है, और
पिरामिड भी आता है। पिरामिड जो कि होता है कि विभिन्न स्तरों के जो प्रति इकाई क्षेत्र में जो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है, या इन्वर्टेड पिरामिड या जो स्ट्रेट पर पिरामिड दो तरह के होते हैं। अपराइट पिरामिड जिसको बोलते हैं सीधा पिरामिड, और एक होता है इन्वर्टेड होता है। तो इसमें क्या होते हैं कि इसको डिवाइड किया गया कई पार्टों में, और जबकि तालाब वालाब के जो जीवभार होते हैं, जैसे इसका अपोजिट, ये तालाब के दर्शाता है, तालाब में जीवभार का उल्टा पिरामिड होता है ये। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न स्तर होते हैं इसमें जीवभार का पिरामिड जो कि अपराइट होता है, जो कि स्थली ये जो होता है ये स्थली को दर्शाता है, जबकि जली पारिस्थितिकी तंत्र को कौन दर्शाता है, इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड किया गया कई पार्टों में। इसके अलावा देखिए बहुत से पारिस्थितिकी आंदोलन हुए हैं, इसको क्वेश्चनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अलग से हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं एक बार सारा को। ये हम लोग का बस एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था। पहला ही क्वेश्चन देखिए दिया है लिंडेमान का 10% नियम, जो कि पहला ही क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। 10% नियम दिया गया, 10% नियम दिया गया है लिंडेमान के द्वारा। 10% नियम को दिया गया है लिंडेमान के द्वारा, 10% नियम को दिया गया है। तो लिंडेमान का नियम हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसके पूरे डिटेल्स को। तो 10% नियम आपको पता ही होगा। इसमें ये होता है कि जो शाकाहारी जंतु जो उत्पादक की शुद्ध जो प्राथमिक उत्पादक होता है इसका 10% भाग अपने पास संचित रखता है। जब कोई मांसाहारी जंतु को शाकाहारी जंतु को खाता है तो शाकाहारी की जो 10% ऊर्जा है संचित करता है, और फिर इसी तरह फिर अगला जो इसको खाता है तो उसके पास 10% एनर्जी उसके पास चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर, चाहे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो या उसके ऊपर जाए, तो उपभोक्ता को केवल 10% ही संचित ऊर्जा को अपने शरीर के भार में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसी लिंडेमान का 10% नियम जो कि कई बार आया हुआ है पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 10% के नियम के तहत है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग हस्तांतरित होता है, इसको बोलते हैं लिंडेमान का 10% नियम। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, जनसंख्या है, उसके बाद जनसंख्या के बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य है। देखिए स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी जो कि विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। वहीं पर एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात जो कि घटता है। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पौधे के परागण और पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में भी गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जीव और वातावरण के बीच है, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इसके अलावा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो कि ओकियोलॉजी शब्द से बना है। ओकियोस मीन्स होता है, देखिए ओकियोस मीन्स होता है, ओकियोस मीन्स होता है रहने का घर या निवास स्थान, रहने का घर या निवास स्थान, निवास। और लॉजिक मीन्स होता है स्टडी करना, तो रहने के घर के विषय में स्टडी करने को ही बोलते हैं इकोलॉजी वर्ड। जबकि अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा देखिए जीवधारियों और कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले कहा। और प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया के अध्ययन है, यह किसने बताया? यूजीन ओडम ने बताया था। इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एम.जी. टांसले ने 1935 में। वहीं पर पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा था कार्ल मोबियस और फोप्स ने। फंक्शनल यूनिट के रूप में जो प्रकृति की एक फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। डीसीओ के संबंध में क्या सही है? डीसीओ के संबंध में जो सही है वह है
यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए होता है। साथ ही साथ देखते हैं इसमें यह गहरे माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और पदार्थ भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है और यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह एक बंदर तंत्र होता है, ये गलत है। जबकि क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक ओपन सिस्टम होता है। इकोसिस्टम का शब्द का जो सर्वोत्कृष्ट का वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। देखिए, किसी प्रजाति विषय के पौधे या जीवों के रहने की जगह को बोलते हैं हैबिटेट्स। वहीं पर देखिए, जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उस क्षेत्र को बोलते हैं बायोम। और जीवधारियों और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं इकोसिस्टम का। वन, तालाब और खेत में जो कृत्रिम परितंत्र हैं वह है खेत, जो कि कृत्रिम परितंत्र हैं। तीन तरह के परितंत्र हैं, वैसे दो को माना जाता था, एक जली और स्थली, लेकिन मानव निर्मित भी जो कृत्रिम परितंत्र भी एक है, जिसमें मानव द्वारा जो सब्जियां खेत में जो पौधे उगाए जाते हैं ये सब क्या हो गया? कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत गए। वहीं पर वन, झील, झान, देखिए वन, झील और धान के खेत का और घास के मैदान में कृत्रिम प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह धान के खेत, क्योंकि मानव द्वारा लगाया जाता है। बाकी वन, झील ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, घास भी प्रकृति के द्वारा होता है। ये सब जो कि आ गया है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। वहीं पर जली में समुद्र आ गया, तालाब आ गया, ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। झील, नदियाँ, समुद्र, तालाब ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको बोलते हैं सीयर। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है वहन क्षमता बोलते हैं। और किसी पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, जो कि पर्यावरण की रुकावट की प्रजनन क्षमता कहते हैं। और एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं सामुद्रिक, क्योंकि 97% भाग जो कि 97 के 70% क्षेत्र में जल ही जल है। और इसमें भी 97% भाग जो कि समुद्री जल है। पृथ्वी पर विद्यमान जो हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है 97% होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं समुद्री जल में जो सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड, इसमें सबको पता है, जिसको बोलते हैं नमक। और पारिस्थितिकी जो संतुलन को बनाए रखने में वन का रोपण मदद करता है, वर्षा जल का प्रबंधन और जैवमंडल भंडार ये संतुलन को बनाने में मदद करता है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार होता है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। देखिए, जो असंतुलन का प्रमुख कारण हो रहा है जो कि भारत में पारिस्थितिकी का, क्योंकि वनों का कटाई की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और इकोसिस्टम में अगर उच्चतम पोषण स्तर का स्थान देखा जाए तो वह है सर्वाहारी। और सबसे पहले तो उत्पादक आएगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और टर्सरी उपभोक्ता, या तो बोल सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, और तीसरा जो कि आएगा सर्वाहारी जो कि सभी खाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीविक संगठक नहीं है, वह वायु। और पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, जो कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? कवक और जीवाणु, जो कि इसको बोलते हैं डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यही है पोषक तत्वों, जो कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय और सड़न की प्रक्रिया को तेज करके पुनः उनको चक्रित कर करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उसको बोलते हैं पोषक तत्वों का रिसाइकिल करते हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक डिकम्पोजर। चींटी ऐसा जीव है जो कि
अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों आता है। अपघटक भी होता है और प्राथमिक उपभोक्ता मतलब पेड़ पौधे के जो सेलुलोज है इसको भी खाकर एनर्जी प्राप्त करती है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और डिकम्पोजर दोनों ही चींटी आती है। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म के जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ जो कि अपघटकों का एक भूमिका अदा करते हैं। चींटी और हिरण जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, साथ ही साथ चींटी को अपघटक भी बोलते हैं। हिरण जबकि प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल और केवल पत्तियां खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है जो शाकाहारी प्राणी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। चींटी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए डिकम्पोजर और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। फूड चेन में मानव प्राथमिक भी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां या जैसे पालक उलक हो गया सब उसको भी खाता है, साथ ही साथ द्वितीयक उपभोक्ता भी है, मांसाहारी भी है, तो दोनों तरह का है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। घास और वृक्ष ये सब प्राथमिक उत्पादक हैं। इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्पादक। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है, ठीक है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है उत्पादक। वहीं पर एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक, टिड्डे और गाय एक प्राथमिक उपभोक्ता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियाँ और भेड़ियाँ एक द्वितीयक उपभोक्ता हैं, ठीक है। पक्षी, मछलियाँ और भेड़ियाँ। देखिए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक है, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके अलावा देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं हरे पौधे के। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप आते हैं। पौधे हरे रंग के लवक जो कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं हरे पेड़ पौधे। घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। देखिए घास जो कि उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक में उपभोक्ता में टिड्डा हो गया। टिड्डा का कौन खाता है? मेढक खाता है, तो इसलिए क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक कौन खाता है? सर्प खाता है, तो इसलिए आ गया इसमें तृतीयक उपभोक्ता में आ गया है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है खाद्य या फूड। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है जीवों का प्रवाह। और देखिए जीव का पिरामिड, जीवभार का जो पिरामिड होता है जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। वहीं पर स्थली में क्या होता है? स्थली में देखिए स्थली में इस तरह होता है जो कि सीधा पिरामिड होता है, वहीं पे इन्वर्टेड पिरामिड जो कि तालाब की श्रेणी में होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी मछलियाँ हो गया, इसके बाद छोटी मछलियाँ, यहाँ पर क्रस्टेशियन हो गया और यहाँ पे आ गया प्लैंक्टन्स हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए उल्टे वाले में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, अपराइट होता है इस तरह से, ठीक है, कई पार्टों में डिवाइड होता है। और एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो कि घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में DDT का समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतम अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है वह है सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। DDT जैसे प्रदूषक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और नील, अमलतास, पीपर और इक्लोप्टिस में वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वह है इक्लोप्टिस, क्योंकि इक्लोप्टिस जो कि ऐसा पौधा है जो कि इसको बोला जाता है इस तरह से दुश्मन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारा इसको पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आसपास का अगर जहाँ पे होता है पेड़ तो वहाँ पे पानी की बहुत मात्रा ये लेता है, इसकी वजह से ये पर्यावरण के लिए अच्छा पौधा नहीं माना जाता है इक्लोप्टिस को। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण कर शक्ति के कारण उसको पर्यावरण शत्रु बोला गया है और इसको पर्यावरण संकट भी माना जाता है। वहीं पर लैंटिक आवास जो कि तालाब और दलदल है उसको लैंटिक आवास का उदाहरण है। वहीं पर देखिए स्थिर जल के लैंटिन आवास के अंतर्गत आते हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। देखिए आवास लोटिक आवास कहा जाता है नदी को, बहते जल के आवास। दो विभिन्न समुदायों के बीच की जो संक्रांति को बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। इसके अलावा देखिए वहीं पर जैसे इकोटोन मतलब एक जैसे मान लीजिए जंगल हो गया, दूसरा घास का मैदान, और दूसरों के जो दोनों के मध्य आते हैं इसी को बोलते हैं। जैसे ये हो गया, इसको मान लीजिए ये जंगल के श्रेणी के अंतर्गत आ गया। ये दूसरा हो गया मान लीजिए घास स्थान हो गया। ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, तो स्थिर जल के दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, तो इकोटोन के विषय में आपने पूरा क्लियर किया। इसके अलावा देखिए वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और समुद्री में सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है समुद्री को। और पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल है। जैव भू रासायनिक चक्र जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जवों के चक्र को कहते हैं। गैसीय चक्र में जल चक्र के ओडम में सम्मिलित किया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चिपको मोमेंट जो कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता जिस आंदोलन का नारा दिया गया था उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन को। ठीक है, तो चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा चिपको आंदोलन। इसमें होता था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था चिपको आंदोलन। और इसके अलावा इसमें क्या होता था कि वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में जो महिलाएं हों वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जैसे पेड़ों को कटाई करने के लिए लोग करते थे, और जिसकी वजह से पेड़ों को नहीं काटते थे लोग और एक जागरूकता फैली। इसी तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, उनके ऊपर बनाई जा रही जो बहुउद्देशीय बात परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। एपिको मूवमेंट जो कि दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन था, यह कर्नाटक में चलाया गया था। एपिको मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। नेक्स्ट देखिए नर्मदा के ऊपर चलाई गई बहुउद्देशीय बात परियोजना को नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। देखिए दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण एपिको मूवमेंट है। चिपको जो कि पादप संरक्षण से संबंधित, इसको हम लोग देख लिए हैं। जीवमंडल एक खुला तंत्र है, बिल्कुल क्लियर है। और जैवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता था, परंतु जीव के ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता था। तो एक कथन सही है, ये वाला गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एम जी टांसले ने 1935 में किया था। और जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। वहीं पर जो कि परपोसी बोलते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हो गया ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, इसको आपने देख लिया, डिकम्पोजर के विषय में देख लिया है। और देखिए घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आएगा मैग्रो, उसके बाद घास का स्थान, फिर सील, सबसे बड़ा जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में आता है महासागर। और खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, उसको बोलते हैं पोषित। वहीं पर देखिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको आप खाद्य श्रृंखला के विषय में देखे ही, जो कि एक दिशी होते हैं। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो कि एक यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता, न ही नष्ट किया जाता, केवल एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तथा द्वितीय से तीसरी पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो कन्वर्ट होता है या उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, वो उसी को बोलते हैं लिंडेमान का 10% नियम। ये लिंडेमान का 10% नियम है। और देखिए गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्निज नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। वहीं पर पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया। और पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीननेल ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर।
वहीं पर एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशा है प्रदत्त वर्ष से, जो कि 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। वहीं पर पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण हेतु सुधार के लिए 1986 में इसको लागू किया गया, इसको पता ही है सबको। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। जनजातीय और अन्य पारस्परिक वन निवासियों के लिए जो अधिनियम लागू किया गया 2006 में किया गया, इसको आप देखे हैं। इसके अलावा देखिए एक समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है स्वपोषी, उसके बाद शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद मांसाहारी उपभोक्ता, इसके बाद आ सकता है सर्वाहारी उपभोक्ता। बायोनोमिक्स किसको कहते हैं? यह पारिस्थितिकी का ही एक सिनोनियम से जो प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है और मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। बायो प्लस नोमिक्स शब्द से बना है। बायो का शब्द होता है मतलब जीवन से, जबकि नोमिक्स का मतलब होता है व्युत्पन्न। तो बायोनोमिक्स शब्द जो कि जीवन के नियम का एक शाब्दिक अर्थ है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। वहीं पर हेक्लोक्लाइन जो कि जल में लवणता प्रवणता को दर्शाता है, हेक्लोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो कि जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, थर्मोक्लाइन। वहीं पर देखिए परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं पोषण के सतह पर लाकर। समुद्री उत्प्रवाह जो कि एक पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं, घास स्थलों में जो वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते वह जल की सीमा और आग के कारण। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। वहीं पर देखिए 1916 में पौधों के जो विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, इसका परिभाषा एफ क्लेमेंट ने दिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इसको आप देख लीजिए। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। जैव विविधता को नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे वे से और विविधता के संबंध में। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं पारिस्थितिकी तंत्र और जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में देखे थे। पर्यावरण का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसको देखे थे हम लोग। इसमें देखेंगे जैव विविधता जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा। इन सिटू और एक्स सिटू दो तरह से होता है। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू। इनमें से क्या होता है, देखिए याद करने का तरीका, इनमें से अंदर होता है, एक्स में से जहाँ पे लग गया मतलब बाहर की तरफ ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तो इन और आउट दो तरह से होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से कि इन आउट के क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता के विषय में। जैव विविधता जो कि किसी भी पर्यावरण में विभिन्न जो प्रजाति हैं उनके श्रेणियों की उपस्थिति को ही जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। और पर्यावरण में बहुत सारे जाति समुदाय होते हैं जिनको संगठित रहते हैं और ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता को देखिए अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजन किया गया है और इसको 1969 में व्हिटेकर के द्वारा व्हिटेकर ने किया था। ठीक है, और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए तो विद्यमान जो भी सभी सजीव प्राणी जैसे कि पौधे, जंतु हो गए को ही उनके विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया। इसको इंग्लिश में बोला गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को परिभाषित किया। उनका पुस्तक का नाम था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसी में उल्लेख हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि अंग्रेजी शब्द है
डाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WC रोसेन ने प्रयोग किया था डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो आई होप डाइवर्सिटी को विषय में देखा है, और जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं विश्व के कई देशों में जो कि 29 दिसंबर को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव दिया था कि जैव विविधता दशक घोषित किया जाए 2011 से लेकर 2020 तक को जैव विविधता डिकेड के रूप में घोषित करने के लिए बोला था। इसके अलावा भारत का अगर देखा जाए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो कि गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है, और ख़ासतौर से यह समुद्री तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता की सुरक्षा करना इसका मुख्य लक्ष्य है, और इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको भी डेवलप किया जा रहा है। और इसके अलावा जामनगर में ही भारत के जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है मैरीन नेशनल पार्क, जो कि कच्छ के खाड़ी में स्थित है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ठीक है कच्छ के खाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैव विविधता सबसे ज़्यादा जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैव विविधता प्रवणता जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जहाँ से ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, खासतौर से भूमध्य रेखा जो क्षेत्र हैं जो 0 से लेकर 10 डिग्री के अक्षांश के बीच में जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता हो, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसके ऊपर 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ अक्षांश हो गया, 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है जैव विविधता प्रवणता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसी की वजह से आप देखे होंगे कि जो साउथ का रेंज है जो कि कर्नाटक केरल का रेंज है, वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो बिल्कुल जो बोला जाए तो भूमध्य रेखा के नियर अबाउट है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है। वहीं पे देखिए केरल का शांत वैली जिसको बोल देंगे साइलेंट वैली, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि केरल के पलक्कड़ जिला में स्थित है। और शांत घाटी को ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जो कि पूर्वी हिमालय, अगर भारत का मैप देखा जाए तो पूर्वी हिमालय वाला रेंज हो गया, ये पूर्वी हिमालय वाला रेंज हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हॉटस्पॉट। इसके अलावा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया। इसके अलावा भारत म्यांमार सीमा जो कि भारत म्यांमार सीमा यहाँ पे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये सब रेंज में आता है। वहीं पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बिल्कुल ही ईस्टर्न पार्ट में है, तो वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और जो जहाँ पे सुंडालैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के भारत में हॉटस्पॉट स्थल हैं। ठीक है, और टोटल देखा जाए तो विश्व के 36 जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारे पॉइंटों को देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और जैव विविधता के विषय में जैव विविधता का संरक्षण देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जैव विविधता का संरक्षण, इसको जैसे हम लोग देखें अभी पहला क्वेश्चन था इन सिटू संरक्षण और एक्स सिटू। तो इन सिटू का मतलब होता है कि जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करना। इन सिटू और एक्स सिटू 2 तकनीक है। इन सिटू का संरक्षण जो कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, तो मतलब बिल्कुल कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे इन सिटू, इनको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, यहीं पर आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, और जब किसी वनस्पति या जीवों को संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक अवस्था में जहाँ पे हैं वहीं पर अगर उनका संरक्षण किया जाता है, जो पहले से आए रहे होंगे वहीं पर उनका संरक्षण किया जाए, वहीं पर उनको पाला जाए, वहीं पर उनको संरक्षित किया जाए, तब उनको बोला जाता है इन सिटू संरक्षण। अगर वहीं पर जैसे नामीबिया से भारत में आया है अभी
चीता आया है, तो नामीबिया से भारत में आकर उसको संरक्षण किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स सिटू संरक्षण। मतलब कहीं अन्य देश से लाकर या कहीं अन्य स्थान से उठाकर किसी अदर जगह पर उसको बसाना, एक तरह से उसको संरक्षण करना ही एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, एक्स सिटू संरक्षण में देखिए बड़े बड़े चिड़िया, एक्वेरियम जो आते हैं, राष्ट्र वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान जो सब, ये सब आते हैं एक्स सिटू संरक्षण के द्वारा आ जाते हैं। तो एक्स सिटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहला जो जूलॉजिकल पार्कों में जो प्रजाति हैं, विलुप्त प्राय प्रजाति हैं, उनको पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरे विधि में देखा जाए तो जो विलुप्त, जो कि शुक्राणु हो गया, अंडों हो गया, भ्रूणों के अंतर्गत इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। भारत में अभी तक देखा जाए तो 18 जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र स्थापित हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, जैसे कि नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाक, कमर, अमरकंटक और ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये सब जो कि आगे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे IUCN के विषय में। IUCN क्या है, IUCN और जो कि संकट प्रजाति जंतु, उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चनों को, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया इन सिटू संरक्षण के विषय में। दूसरा क्वेश्चन है ट्रैफिक मिशन, यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं को व्यापार से खतरा न हो। ट्रैफिक मिशन ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए यह मिशन जो कि संरक्षण करता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैफिक की स्थापना 1976 में किया गया और यह रणनीतिक गठबंधन है WWF और IUCN के। IUCN का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के विषय में अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत होता है, और यह UN का अंग नहीं, यूनाइटेड नेशंस का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। तो IUCN के द्वारा जो रेड डेटा बुक्स को प्रकाशित किया जाता है, रेड डेटा बुक्स को प्रकाशित किया जाता है, इसमें उस लोगों को सम्मिलित किया जाता है या उस प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है या उन जातियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि बिल्कुल इस विलुप्त के कगार पर खड़े हों, जिनको बिल्कुल दो ही चार प्रजाति बचे हों, 2 ही 4 जातियाँ बची हो, चाहे वो पशु का हो चाहे वो पौधे का हो। ठीक है, तो IUCN के रेड लिस्ट में इनको लिखा जाता है और इनका संरक्षण भी करने का उपाय के लिए बात किया जाता है। तो IUCN का फुल नेम आपने देखा। तो किसी भी प्रजाति को अब तक विलुप्त माना जाता है, उसको जब 50 वर्षों तक उसको देखा नहीं जाता होता है, मतलब वो बिल्कुल उस रेंज में 50 वर्षों तक कभी देखा नहीं गया हो, तो उसको माना जाता है कि अब विलुप्त होने की कंडीशन में हो गया, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह भारत की अगर रेड डेटा बुक में देखा जाए तो भारत में पाई जाने वाली लगभग 15 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको रेड अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें से सोन चिरैया है, सोन चिरैया हो गया। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस में रहा है, ग्रेट, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि भारतीय सारंग बोलते हैं। फिर साइबेरियन सारस हो गया, ये सब जो कि अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। वहीं पर अगर देखा जाता नियर थ्रेटेंड, मतलब संकट के आसपास हैं, तो इसमें से कस्तूरी मृग हो गया, एशियाई वन्य गधा हो गया, ये सब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है। ठीक है, वहीं पर लाल सूची में देखिए शामिल किया गया है, जैसे कि हो गया नीले मीन पंख वाली, नारंगी मीन पंख वाली, ये सब जो कि लाल सूची में इसको शामिल किया गया। वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसके गिरने वाले नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। इसको भी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, जो कि रेड लिस्ट में, वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है जैव विविधता किसी प्रकार के परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता जो कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को परिभाषित करता है।
अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियाँ जो कि व्हिटकर के द्वारा विभाजन किया था 1972 में। देखिए जैव विविधता मापने का एक गणितीय सूचकांक जो कि एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, उसको बोलते हैं अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, उसको बोलते हैं बीटा सूचकांक। वहीं पर गामा सूचकांक जैव विविधता का वह सूचकांक जो किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, उसको बोलते हैं गामा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु एक जैव विविधता का अर्थ है। वहीं पर जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहल है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, एक महत्वपूर्ण पहलू है। आनुवंशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करता है जैव विविधता। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का नाश। वहीं देखा जाए जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादनों नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-20 में जैव विविधता डिकेड के रूप में घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं भी इसको। और इसके अलावा देखिए भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण। जैव विविधता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम कल्टीवेशन खासतौर से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि जगह को चेंज करना होता है। एक जगह पर जो वनों की कटाई करके वहाँ पर 1-2 फसल किया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, फिर से अलग जगह पर जाकर फिर से वहाँ पर पेड़ों की कटाई करके सफाई करके फिर से वहाँ पर खेती की जाती है, फिर से उस जगह को छोड़ दिया जाता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इस तरह का चीज़ें बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इससे देखिए पहला बात तो पेड़ों की कटाई हो रही है, धुआंधार कटाई होगी, सभी लोग, एक लोग तो कर नहीं रहा है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, तो पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ मात्रा में करेंगे, फिर उस ज़मीन को खाली करके वहाँ पर खेती करेंगे, फिर उस ज़मीन को छोड़ भी देंगे, तो मृदा का भी प्रदूषण होगा। उसके अलावा चीज़ें जो वनों की कटाई से सबसे भयंकर चीज़ें तो यही है वनों की कटाई, तो ये बहुत ही जैव विविधता के लिए खतरा है। और इसके अलावा देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम की कल्टीवेशन बहुत ही प्रचलित है, जो कि अवैज्ञानिक तरीका है। हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है ईस्टर्न हिमालय, हॉटस्पॉट स्थल में शामिल है 4 स्थल है। एक ईस्टर्न हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी पठार जो कि पश्चिमी भाग जो हो गया, इसके अलावा भारत म्यांमार की जो सीमा है वहाँ उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट एरिया बोलते हैं। और साथ ही साथ सुंडालैंड जो कि भारत म्यांमार और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, उसमें उसको रखा गया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। देखिए 4 तरह के हॉटस्पॉट इसको अभी हम लोग देखे हैं। सुंडालैंड जो कि भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत म्यांमार सीमा का भाग है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट शब्दों का प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। इसके अलावा देखिए जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, उस क्षेत्र को बोलते हैं हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया और किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्षों तक, तो उसको क्या माना जाता है, विलुप्त श्रेणी में। और विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या है, जो कि बड़े आकार वाला जो शरीर हो गया, संकुचित नीच, आनुवंशिकता भिन्नता की कमी, ये सब क्या है,
संकट का ये कारण है। वहीं पर देखते हैं किसी प्रजाति के विलोपन का कारण नहीं है ब्रॉड नीच, जो कि कारण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आईयूसीएन द्वारा जो विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और जातियों को, पशु जातियों को सम्मिलित किया जाता है रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट संबंधित आईयूसीएन के द्वारा। साथ ही साथ इसको अभी हम लोग देखे हैं प्राणी समूह जो संकटपन्न जातियों के संवर्ग से संबंधित या अंतर्गत आते हैं भारतीय महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई वन्य गधा जो कि संकटपन्न जातियों के श्रेणी में आते हैं। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, सोसेबल लॉपिंग जिसको बोलते हैं, सलेटी टिटहरी और साइबेरियन सारस, ये सब संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। और जबकि गधा हो गया एशियाई वन्य गधा जो कि नियर थ्रेटेंड के श्रेणी में है, जो कि ठीक है। वहीं पर लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो इससे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि अत्यधिक संकटपन्न श्रेणी में आता है। और यदि भारत की जनसंख्या और तीव्र गति से बढ़ेगी किंतु पक्षियों की संख्या घट रही है क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर रहने का बहुत बड़ा संकट है, पेड़ पौधों की कटाई हो रहा है, कीटनाशक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली जो दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है भू-बंजर भूमि का वनीकरण। इसके अलावा देखिए सड़कों का निर्माण हो गया, नगरीकरण और झूम कृषि उत्तरदायित्व है जैव विविधता के ह्रास के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण होगा, पेड़ पौधों को काटा जाएगा, झूम कल्टीवेशन किया जाएगा तो जैव विविधता का ह्रास होगा। और 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को पूर्वी हिमालय का हॉटस्पॉट क्षेत्र सिक्किम आ गया है। इसके अलावा जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के जो परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना में निहित है वह है जीवमंडल निचय, जिसको बोलते हैं रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जीवमंडल रिजर्व। इनिशिएटिव के विषय में आप जानते हैं जो कि वनस्पति संरक्षण के लिए एक स्वस्थान पद्धति नहीं है, जो कि वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान सब आते हैं। एक्स2 क्रायोबैंक एक्स2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग में आती है वह है नाइट्रोजन गैस। और वनस्पति और जानवरों की जो विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अगर अलग किया जाता है तो उसको एक्स2 संरक्षण के अंतर्गत किया जाता है। वहीं पे अगर प्राकृतिक आवास में ही किया जाएगा इसका संरक्षण तो वो आएगा इन-सिटू संरक्षण। इसका एग्जाम्पल है वाई या एक्स2 संरक्षण का जो उदाहरण है जीन बैंक हो गया, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम और चिड़ियाघर आता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं गहरे समुद्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ और मरुस्थल में से वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसे प्रजाति विविधता काफ़ी अधिक होती है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए हैं। और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला जो जीवों की संख्या और उनकी विविधता को बोला जाता है जैव विविधता। असत्य कथन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल असत्य है। देखिए सत्य कथन यही है कि सत्य कथन देखिए क्या मिलेगा आपको। सत्य कथन देखिए इसमें ये है कि सत्य कथन अगर देखा जाए तो सत्य कथन भूमध्य रेखा की तरफ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वहीं पर अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैव विविधता में कमी आएगी। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं सत्य कथन को। देखिए उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। वहीं पर विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती है। देखिए शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है जो कि केरल में इसी तरह शांत घाटी। ठीक है, और साइलेंट वैली परियोजना भी केरल से संबंधित है। फूलों का घाटी जो कि फ्लावर वैली बोलते हैं उत्तराखंड में। आर्द्र क्षेत्र जिन्हें रामसर का दर्जा दिया गया वह चिल्का लेक, लोकटक और उलर झील, इसके अलावा केवलादेव भी है। कुल मिलाकर 42
स्थल है जो कि रामसार सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची है। टोटल 42 स्थल हैं। और रामसार सम्मेलन जो कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित होता है, रामसार सम्मेलन, ठीक है। और रामसार एक ईरान में एक अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 को बैठक हुआ था यहाँ पे, और यहीं पे कन्वेंशन का नींव पड़ा, और 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हो गया। तभी से इसी को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो फरवरी 2022 को विश्व भर में रामसार स्थलों की कुल संख्या 2022 तक देखा जाए तो 2439 हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो रामसार स्थल है वह है यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि फरवरी 1971 में ही रामसार ईरान में हस्तांतरित आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, उसी की वजह से मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में कुल मिलाकर 49 रामसार स्थल है। अब देखेंगे टोटल, अभी देखिए इसमें 42 दिखा रहा है, तो अभी लेटेस्ट आप देख सकते हैं। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आता है भोज्य आर्द्र स्थल, रामसार सम्मेलन के संरक्षण से संबंधित नमभूमि, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसका थीम भी देखना जरूरी है। भारत का सबसे अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है गुजरात में। बिहार का प्रथम रामसार स्थल है बेगूसराय कबरताल आर्द्रभूमि में, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रवाल विरंजा का सबसे अधिक प्रभावी कारण है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवालों की जो मृत्यु होती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा वैश्विक ऊष्मा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होगा, ठीक है। और देखिए प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार के द्वीप, ये सब जो कि प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था, इसको आपको पता ही है, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। जैव विविधता जिन माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना है, उसमें मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। जैव विविधता डिकेड 2011 से 2020 को यूनाइटेड नेशंस ने निर्दिष्ट किया था। जैव विविधता डिकेड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी जो कि जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। साथ ही साथ देखिए हिमालय पर्वत प्रदेश जातियाँ विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, ठीक है। एनबीए के विषय में आप देख सकते हैं। एनबीए जो कि भारत में कृषि संरक्षण से सहायक होता है, जैव चोरी को रोकता है, देशी और परंपरागत जो आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। साथ ही साथ एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। तो शिव कॉर्थोन जो कि एक शिव कॉर्थेन जो कि पाया जाता है लद्दाख में पाया जाता है, इसको याद कर लीजिए, एक पौधा है। इसके अलावा देखते हैं उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी करेक्ट है। शिबकथॉर्न की खेती जो कि प्रोत्साहित करता है लद्दाख में पाया जाता है और मृदा संरक्षण में नियंत्रित सहायक होती है, मरुस्थलों को रोकता है और पोषकी मान होता है इसमें, ठीक है। और यह ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूल होता है। लेहबेरी के नाम से इसको जाना जाता है, एक पर्णपाती झाड़ी है, लद्दाख क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए हाल में ही देखा गया कि गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट हुई। इसका वजह है जो है डिक्लोफिनेक सोडियम दवा है। ये दवा पशुओं को दिया जाता था, खासतौर से दर्द निवारक दवा है और कभी कभी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी दिया जाता था पशुओं को। अगर उनकी मृत्यु होने के बाद ये दर्द निवारक दवा का उपयोग करने के बाद जैसे उनकी मृत्यु होती थी, उनको जैसे गिद्ध खाते थे, गिद्ध को 30 दिन के अंदर उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। इस तरह सारे गिद्धों की प्रजातियाँ जो कि विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं,
ठीक है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक जो कारण रहा है ये हम लोग देखे हैं, ठीक है, डाइक्लोफिनेक की वजह से। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रहा क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी है डोडो, ठीक है। डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है टम्बा लालोक, ठीक है, और प्रजनन में असफल रहा, इसके वजह से लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ जो कि है भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्लुक है। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के जाना जाता है, ठीक है। प्रोसिपिक जूलीफ्लोरा नामक पादप जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता बिल्कुल ही कम करने लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, भारत में पाए जाने वाला जो स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में क्या कथन सही है? यह शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण दिया गया है। वहीं पर देखा जाए तो भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रैगमाउथ, कॉपर स्मिथ, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? एक पक्षी है। ड्यूगोंग जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, ठीक है, और कावेरी नदी में पाए जाने वाली जो मछली है नीले मीनपक्ष वाला महासीर मछली। चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है पूर्वी घाट श्रीलंका में। वहीं पर देखिए इरावदी रेड लिस्ट में मिलता है बंगाल की खाड़ी में। जिन 3 कारकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका और इंडो वर्मा क्षेत्रों को विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुए हैं, जाति बहुतायत स्पीसीज। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अभी हम लोग देखे थे जैव विविधता हॉटस्पॉट का संकल्पना दिया था नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। और देखिए भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता पर हस्ताक्षर किया 23 जनवरी 2001 को। और सेम क्वेश्चन है देखिए, और जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं यूएसए नहीं है। बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण वन मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में आयोजित हुआ। इसके अलावा देखिए जैव विविधता का जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 11वां सम्मेलन 2012 के मध्य हैदराबाद में होता है। अभी लेटेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट आप देख लीजिएगा। 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत एक उत्तराखंड में है, झारखंड में है, और दूसरा जो कि उड़ीसा के दूसरे नाम से है जाना जाता है, वहीं पर दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है। तो ये जो कि भितरकनिका के विषय में बात हो रही है, यह स्थल जैव विविधता प्रमुख है, जैव विविधता का प्रमुख स्थल है जो कि भितरकनिका है। IUCN के विषय में पूरा डिटेल्स में हम लोग अध्ययन किए तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए TWB जो कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। सिंह पुच्छी वानर जो कि अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाले सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। चीता को भी भारत से 1952 में ही विलुप्त किया गया है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 8 चीता को नामीबिया से लाया गया है, उसका संरक्षण किया जा रहा है। और समुद्र तल से 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। काली गर्दन वाला सारस जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है, और जो सर्वाधिक उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। चमगादड़, भालू और कृतंग जिसको बोलते हैं रोडेंट में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है। हाइपरनेशन जो कि इसके विषय में भी हम लोग देखे हैं। और गिलहरियाँ, छुछंदर हो गया, चूहे होंगे, मूस हो गया, मूसक बोलते हैं, ये सब स्तनधारी प्राणी आते हैं रोडेंट गण में, जिसको बोलते हैं कृतंक गण में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है निम्नतर
1949 में। लवण जलमगर अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। श्रू और टैपिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जीव जंतुओं में डुगांग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि श्रू एंड टैपिर इसका राइट आंसर है। स्लो लोरिस जो कि भारत के उत्तर पूर्वी के सघन वनों में रहते हैं। रेड पांडा आपको पता है, इनका जूलॉजिकल नाम है एलुरस फल्गेंस, जो कि स्तनधारीय वृक्षों पर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में देखिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैरकारी सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो कि आर्द्र भूमि और उनकी संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है, जो कि इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। और वेटलैंड्स डे आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के विषय में आपने देख ही लिया है। ठीक है, देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप के परिवर्तन हो गया, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं आर्द्र, जहाँ पे मतलब नमी वाला क्षेत्र को बोलते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। ये गुजरात में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुजरात है, क्योंकि कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है आर्द्र भूमि। ठीक है, ये देखिए जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से जो प्रथम स्थान उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र आते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रेचल कार्सन, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई। वहीं पे देखिए टूमा रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखक वंदना शिवा है। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य और कृषि हेतु पादप, आनुवंशिक संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अधिसमय, विश्व विरासत अधिसमय। तो एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं स्टडी बैटल। देखिए जैसा कि हम लोग आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के विषय में। देखते हैं आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन को आयोजित किया गया था। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव को। तो देखिए आपको पता है पृथ्वी पर जो ऊर्जा है विद्युत चुम्बकीय किरणों के रूप में पहुंचती है। पृथ्वी का जो ऊर्जा है ये सूर्य से ऊर्जा जो कि विद्युत चुम्बकीय किरणों के माध्यम से पहुंचती है और जिसे ही बोला जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो पराबैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं, जिससे नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरण अधिकतर जो कि ओजोन मंडल में ही मध्य में ही ओजोन मंडल है, जिसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। और जो अवरक्त इंफ्रारेड जो हो गया, अवरक्त किरणें पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है। ऊष्मीय विकिरण जो कि पहले धरातल को धीरे धीरे गर्म करेगी। धरातल को गर्म करने के बाद फिर यह विकिरण में इस गर्मी से विकिरण और संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल जो आसपास का क्षेत्र है ये भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो ऊष्मा जो होता है पृथ्वी से बाहर धीरे धीरे क्या होने लगता है, विसरित होने लगता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोफार्म, CFC गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सब जो कि ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं, शेष को क्या करती हैं या बची हुई ऊष्मा को पुनः धरातल में वापस कर लेती है, जिससे वायुमंडल का निचला भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है और जिसकी वजह से लगभग 90% भाग वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और देखा जाए तो विगत कुछ सालों से अगर ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है। इसी को बोला गया है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहा गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1824 में जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना किया था। तो आई होप इसके विषय में क्लियर हुआ।
और हरित गृह प्रभाव में जो वायुमंडलीय गैसें में सबसे ज़्यादा मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान जो कि गर्म हो जाता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के लिए योगदान देते हैं, जैसे में से जलवाष्प में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है 60% अकेले जलवाष्प हो गया। मेथेन CH4 जो कि मेथेन लगभग 4 से 9% होता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है 26%। तो जलवाष्प के बाद दूसरा नंबर अगर किसी का है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और डिस्कस करते हुए चलेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण होता है, जो कि अगर देखा जाए प्रभाव से यही होगा कि जो टेम्परेचर होगा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है, फिर बाढ़ की समस्या बढ़ेगी क्योंकि हिमालय जो है हिमालय पिघलेगा। तो ग्रीन हाउस से यही हो गया कि जो नकारात्मक प्रभाव है तापमान में वृद्धि होगी, ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र के स्तर में भी वृद्धि होगा क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो समुद्र का तल और ऊपर उठेगा। इसके बाद बाढ़ की समस्या, सूखा की समस्या रहेगी, जैव विविधता का भी नुकसान होगा, फसल उत्पादन में कमी आएगी, बहुत सारा आर्थिक, जहाँ से कोरल रीफ है उसका भी क्षति होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस से बहुत ज़्यादा क्षति देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जलवायु परिवर्तन के विषय में देखेंगे। तो देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से यूरोपियन यूनियन द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित किया गया भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियाँ और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करता है तकनीकी और वित्तीय सेवाएं। भारत में जलवायु परिवर्तन में से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, और मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़े हैं। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपयुक्त सांद्रता है 0.03% है। जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचालितों की विस्फोटन और अधिक वनोन्मूलन जो कि जल परिवर्तन कार्य के प्रमुख कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवदवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला स्तर, निशेष तेल, गैस भंडार और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से, और झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खारसवा। और ग्रीन हाउस गैस से जलवायु परिवर्तन का मेन कारण होता है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये तीनों ही चीज़ें जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। इसके अलावा देखिए वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ पेरिस में, वहीं पर 19वां हुआ मैड्रिड स्पेन में। 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रस्तावित है जो अगला यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का जो तापमान है बढ़ जाता है। और एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का ताप या गर्म हो जाना ग्रीन हाउस प्रभाव है। इसको जो सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने संकल्पना किया था। क्योटो प्रोटोकॉल भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। UNFCCC का जो एक क्योटो प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
केटो उपसंधि जो कि 2005 में लागू हुआ, जिसमें मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। वहीं पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो कि किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। इसके अलावा देखिए पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और शेष जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब प्राकृतिक में स्वच्छंद रूप से पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है, वह है ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और सबसे ज़्यादा योगदान जो कि जलवाष्प का होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जलवाष्प, और 60% अकेले योगदान कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का होता है, फिर 30% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। देखिए वायुमंडल के अंदर मीथेन या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है, CO2 में मीथेन 2 दशक में ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वह जलवाष्प। आर्गन देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 2011 में विश्व बैंक के साथ उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौता के बारे में क्या कथन सही है? तो समझौता 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। जैसे देखिए एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है, कार्बन डाइऑक्साइड। हानिकारक तो आप पता ही है, बहुत सारा चीज़ें हैं, और लाभदायक में यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके सहयोग से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे पेड़ पौधा अपना जीवन काल उसका होता है, उसका ग्रोथ होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग सभी लोग जीवित रहें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाभदायक भी है और हानिकारक तो है ही। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान जो कि चाइना कर रहा है। देखिए वह देश जो दुनिया में कार्बन नेगेटिव के रूप में जाना जाता है वह है भूटान। भूटान के पास बहुत सारा वन है और वन का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा कम करता है, जिसकी वजह से कार्बन नेगेटिव देश भूटान को जाना जाता है। वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसके विषय में आपने देख ही लिया है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जो हिम नदी द्रवित होने लगती है, समय से पूर्व आम में भौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, इसके विषय में हम लोग देख लिए हैं, पूरा चीज़ें हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हरित गृह प्रभाव जो कि वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है, इस सब सिमिलर है। उसके बाद देखिए वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ रही है वह है चक्रवात, तूफान और बवंडर। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि होती है उसे बोलते हैं मीथेन। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे बोला जाता है मीथेन हाइड्राइड। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधस्तर में। मीथेन देखिए धान के खेतों से और दीमक की नाम्बी से भी उत्सर्जित होता है। धान के खेत, कोयले के खान, पालतू पशु आदि भूमि से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और इसके अलावा देखिए मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वह है कृषि। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है, वह है मीथेन। CH4 को ही मार्स गैस बोलते हैं। देखिए एक आंदोलन ऐसा भी है जो प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन पर 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर दिया जाता है। समांतर माना जाता है 27 मार्च को
जो कि सैटरडे होता है, मार्च का लास्ट सैटरडे को 8:30 से 9:30 होता है, या ऐसा टाइम है जिसको 1 घंटे के लिए बल्ब को बंद किया जाता है, बिजली को बंद किया जाता है। इसी को बोलते हैं पृथ्वी आवर्स, अर्थ आवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, बिजली की सेविंग होगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है अर्थ आवर। ठीक है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994 को संपन्न हुआ। और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जो कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को समझने और परिणाम स्वरूप निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 2005 से प्रभावी हुआ। वहीं पर जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, इसके अंदर से देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC में बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। $100 अरब है। वहीं पर देखिए, विश्व के तापमान और आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। CDM के लिए क्या सत्य है? CDM का मतलब होता है देश को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध है। CDM का फुल नेम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आया है। CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके, जो कि स्वच्छ विकास युक्ति है। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना को कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये सब वही है क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत, जो कि CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने के लिए एक CER की यूनिट को प्राप्त होता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूरक प्रोटोकॉल, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीव द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है, जो कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल। सही सम्मिलित को देखिए। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में, COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। वहीं पर COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम जो वर्णित करता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया गया था कार्बन क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके बाजार मूल्य के अनुसार। ठीक है, बायोकार्बन और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है, और यह कोष लैंड सेक्टर में कमी करने को बढ़ाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। वह भी देखिए, यह सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाज, देशी जनों, इंडिजीनियस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनकी उन्मूलन और वन न्यूनीकरण, उत्सर्जन कम करने और रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है वन कार्बन भागीदारी सुविधा। ठीक है, जो कि 2008 में क्या हुआ, 2008 में प्रारंभ हुआ।
देखिए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह UNFCCC के द्वारा, सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एक्सेसिंग के वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट, यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% बढ़ जाए तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सी से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल के एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही साथ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। 30% तक ज्ञात प्रजातियां। पिछले शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है -0.8 डिग्री सी। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहते हैं क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है पृथ्वी की कक्षा की उत्कीर्णता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुव अयन जो कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कच्ची स्थिति से संबंधित है, उसको बोला गया है मिलुटिन मिलानकोविच ने। देखिए जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त हुआ आइस कोर से, और किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है एक बेलनाकार नमूना जिसको बोलते हैं आइस कोर। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन से सम्मिलित नहीं है, वह है आणविक ऊर्जा। ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के बाद वृद्धि होगी, वह है समुद्र की सतह में। ठीक है, देखिए ग्लोबल ताप वृद्धि से विश्व के जो समस्त द्वीप है वो डूब जाएंगे, मुंगो के द्वीप जो कि डूब जाएंगे। 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छाड़ जाएगा नीदरलैंड पर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में ही भू अभियांत्रिकी द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि उन्होंने जुलाई 2008 में सफ़र का उद्घाटन किया। सफ़र एक वायु गुणवत्ता पूर्व मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। देखिए हाल में ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है उसको बोलते हैं समुच्चयवाद या अनुपात या सस्यन या शून्य जुताई। ठीक है, UNFCCC का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका जो गठन हुआ रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में हुआ। इसको आप देख सकते हैं। कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया है एक हरित जलवायु कोष, वहीं पर डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापित हुई थी हरित जलवायु कोष। और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने की आशा से हरित जलवायु नीति ग्रीन क्लाइमेट फंड का निर्माण किया। वहीं पर न्यूजीलैंड के वजह हम देखें, विश्व का सबसे पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके बाद कार्बन उत्सर्जन की कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स सिंगापुर भी लगाने का घोषणा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और विश्व की 48% हरित ऊर्जा के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है और ये क्योटो प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हुआ नाइट्रोजन जलवायु परिवर्तन के विषय में। देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को देखें। ठीक है, अब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता है, बाकी थोड़ा सा आप
किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसको आप ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो हाँ, कुछ चीज़ें और देख सकते हैं, जो जलवायु नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ प्लान होगा। देखिए प्लान को देखते हैं। पहला प्लान है नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड में नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी। थर्ड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है नेशनल वाटर मिशन, चौथा जो है नेशनल वाटर मिशन है। और छठा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सातवां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस तरह का चीज़ें हम लोग देखे हैं टोटल। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे ओजोन परत क्षरण के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तो बने रहिए।